Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar. My dear student, आज का जो मैं कक्षा ले रहा हूँ वो डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। पेपर संख्या 5, जिसकी नाम हो जाती है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। माय डियर स्टूडेंट, इसके पिछले कक्षा में मैंने आपको बहुभाषिकता तथा भाषाई विविधता के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाषाई विविधता क्या है, बहुभाषिकता क्या है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था भारत का बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में। भारत के बहुभाषिक परिदृश्य के बारे बताने के बाद मैंने आपको बताया था भाषा में भाषाएं तथा भाषा परिवार के बारे में। तो भाषा और में भाषाएं और भाषा परिवार के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था, इसको 3 भागों में बांटा गया था। इंडो आर्यन भाषाएँ, द्रविड़म भाषाएँ और आस्ट्रिक भाषाएँ। और इसके साथ साथ 2 और भाषा परिवार के बारे में मैंने जिक्र किया था, जिसको बताया था वो था तिब्बती और बर्मी। तो मैंने आपको लास्ट कक्षा में इतने कुछ बताया था और मैंने ये बताया था कि ये जो भाषा में भाषाएं तथा भाषा परिवार यानी कि इंडो आर्यन भाषा कहाँ बोली जाती है, इसके अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है, द्रविड़म के अंतर्गत, आस्ट्रिक कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट कक्षा में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब मैं चालू करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक हो जाता है उसका नाम हो जाता है भाषा में भाषाएँ तथा भाषा परिवार। तो भाषा में भाषाएं और भाषा परिवार के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि पहला आ जाता है इंडो आर्यन भाषा, दूसरा आता है द्रविड़म भाषा, तीसरा होता है आस्ट्रिक भाषा। और इसके अलावा 2 भाषा और भी है जिसको हम लोग कहते हैं तिब्बती और बर्मी भाषा। तो चलिए हम लोग पहले चालू करते हैं इंडो आर्यन भाषा से। तो यहाँ कहता है माय डियर स्टूडेंट इंडो आर्यन भाषाएँ, ठीक है। तो इंडो आर्यन भाषाएँ में कहता है कि इसके अंतर्गत यानी किसके अंतर्गत, इंडो आर्यन भाषाएं के अंतर्गत 12 भाषाएं आती हैं, जिसमें आपका क्या कहता है 12 भाषाएं आती है, जिसमें संस्कृत जो है सबसे प्राचीन भाषा है। यानी कि इंडो आर्यन के अंतर्गत 12 भाषाएं आती है, जिसमें संस्कृत जो भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है। आगे कहता है कि इंडो आर्यन भाषाओं का विकास भारत में आर्यों के प्रभाव से हुआ। यानी कि जो इंडो आर्यन जो भाषा थी इसका जो विकास भारत में हुआ किसके प्रभाव से, आर्यों के प्रभाव से हुआ। इंडो आर्यन के अंतर्गत यहाँ कहता है कि पहला आता है जो हम लोग 12 भाषाओं की है, तो उसके अंतर्गत पहला आता है हिंदी। तो चलिए हिंदी के बारे में देखते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पर हिंदी कहता है कि हिंदी इंडो आर्यन भाषाओं में अपना मुख्य स्थान रखती है। यानी कि प्रमुख स्थान कौन रखता है, हिंदी रखती है। चूँकि यह एक ऐसी भाषा है जो भारत की एक बड़े से हिस्से में क्या किया जाता है, बोली जाती है। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, मैं इसके लास्ट क्लास में बताया था कि हिंदी जो था क्या था कि आपका लगभग भारत के लगभग देशों में बोली जाती है। जैसे कहाँ बोली जाती है, बिहार, यूपी, एमपी, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। इसी कारण इसे राष्ट्रभाषा माना गया। तो पहला इंडो आर्यन के अकॉर्डिंग पहला भाषा आता है हिंदी, जो अपना मुख्य स्थान रखता है और यह भारत के लगभग हिस्से में बोली जाती है, जिस कारण से इसे क्या किया गया, राष्ट्रभाषा के रूप में माना गया है। दूसरा आता है उर्दू। तो उर्दू में क्या कहता है कि यह उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका हिंदी से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि उर्दू का हिंदी से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इसका प्रचलन सबसे पहले दक्कन में हुआ, इसके बाद उत्तर भारत में बोलना चालू हुआ। चूँकि उर्दू भाषा का जन्म अरबी और फारसी शब्दों के योग से हुआ है। यानी कि उर्दू जो भाषा हो गया, यह एक तो पहला लगता है कि हिंदी से अपना घनिष्ठ संबंध रखता है। दूसरा होता है कि इसका प्रचलन सबसे पहले दक्कन में हुआ। तीसरा कहता है कि उर्दू भाषा का जो जन्म है अरबी और फारसी के शब्दों के योग यानी कि मिलने से हुआ है। यह भाषा सबसे ज़्यादा मुगल काल में बोली जाती थी। कौन सी भाषा, उर्दू भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती थी, मुगल काल में। उर्दू भाषा हमारी भारत की क्या है, भाषा है, और यह भी हमारी क्या है, उपभाषा है। यानी कि देखिए हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा हो गया, उर्दू हमारी क्या है, उर्दू हमारी उपभाषा है। और यह क्या हो जाता है, भारत में भी इस भाषा को क्या किया जाता है, बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा यह भाषा कहाँ बोली जाती थी, मुगल काल में। कब, तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा बोली जाती थी। दूसरा हो जाता है, तीसरा कहता है राजस्थानी भाषा। चूँकि राजस्थानी भाषा
ठीक है, स्वयं एक अलग भाषा नहीं है, लेकिन यहाँ कहता है कि राजस्थानी स्वयं में बोलियों का संकुल राजस्थानी भाषा 4 प्रकार के होते हैं। यानी कहता है कि देखिए राजस्थानी भाषा जो हो गया यह एक अलग भाषा नहीं है, लेकिन यह राजस्थान में बोलने वाली यानी कि ये राजस्थान में मुख्य रूप से बोली जाती है और इसके अंतर्गत 4 बोली आती है। पहला आता है मांडवी, दूसरा आता है जयपुरी, मारवाड़ी और मेवाती। यानी कि ये 4 जो हो गया राजस्थानी भाषा के अकॉर्डिंग आते हैं। उसके बाद आपका आता है गुजराती। गुजराती क्या कहता है कि यह एक ऐसी भाषा है, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ अभी भाषा किसके अकॉर्डिंग, इंडो आर्यन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें बोलने वालों की संख्या 4 से 5 करोड़ है। कौन सी भाषा की, गुजराती भाषा की। यह राजस्थान तथा पश्चिमी हिंदी भाषा का मिला जुला स्वरूप है। ठीक है, यह राजस्थान और हिंदी पश्चिमी का मिला जुला स्वरूप है। कौन, गुजराती भाषा। यह एक ऐसी भाषा है जो गुजरात तथा काठियावाड़ी में बोली जाती है। यानी कि गुजराती भाषा कहाँ बोला जाता है, गुजरात और काठियावाड़ी में बोली जाती है और इसके बोलने वालों की संख्या कितनी है, 4 से 5 करोड़ है। उसके बाद आपका आता है मराठी भाषा। मराठी भाषा में क्या कहते हैं, इस भाषा को भारत के लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं। कौन सी भाषा को, मराठी भाषा को। अगर गुजराती की बात करते हैं तो उसको 4 करोड़ लोग बोलते हैं और मराठी की बात करते हैं तो इसको लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं। यह महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे के आसपास एवं मध्य प्रदेश के बक्सर में बोली जाती है। मराठी भाषा के अंतर्गत 2 बोलियां आती है। पहला कहता है कोकड़ी और दूसरा कहता है हल्बी। ठीक है, तो ये हो गया मराठी भाषा। यानी कि इसको बोलने वालों की संख्या क्या है, लगभग 5 करोड़ है और ये महाराष्ट्र के पुणे, उसके आसपास के क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के बक्सर में बोली जाती है और इसके अंतर्गत 2 प्रकार की बोलियां आती है, कोकड़ी, हल्बी। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा यानी कि नेक्स्ट आता है आपका बिहारी भाषा। तो बिहारी भाषा की उत्पत्ति और विकास मगध अपभ्रंशों से हुआ, यानी मगध के अपभ्रंशों से हुआ। इसकी बोलियों को 3 भागों में बांटा गया है। किसकी, बिहारी भाषा की बोली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहता है मगही, दूसरा कहता है मैथिली, देखिए यहाँ पर मगही, मैथिली और तीसरा आपका भोजपुरी। ये यानी कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, किसकी, बिहारी भाषा को। आगे कहता है ये तीनों ही साहित्यिक भाषा हिंदी है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में बोली जाती है। अब भोजपुरी कहाँ बोला जाता है, तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में। मैथिली उत्तरी बिहार में बोली जाती है, जबकि मगही का प्रचलन दक्षिण बिहार में है। तो ये हो गया बिहारी भाषा। नेक्स्ट आपका आता है पंजाबी भाषा। तो पंजाबी भाषा क्या कहता है, पंजाबी भाषा हरियाणा के कुछ क्षेत्र तथा पंजाब के संपूर्ण क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि हरियाणा के कुछ क्षेत्र और पंजाब के पूरे क्षेत्र में पंजाबी भाषा को बोला जाता है। इसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी है। इसका विस्तार क्षेत्र के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। इस भाषा को विस्तार क्षेत्र के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है पश्चिमी पंजाबी और दूसरा होता है पूर्वी पंजाबी। नेक्स्ट आपका आता है हिमाली भाषा। हिमाली भाषा क्या है, तो कहते हैं कि इस भाषा को मुख्य रूप से 3 वर्गों की बोलियों में बांटा गया है। किस भाषा को, हिमाली भाषा को। जैसे पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। यह भाषा हिमालय के ढालों पर यानी कि पूर्वी कश्मीर से लेकर भूटान तक के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी भाषा, हिमाली भाषा। यानी कि हिमाली भाषा को बोलना कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, तो पूर्वी कश्मीर से लेकर भूटान के क्षेत्र में बोला जाता है और इसको क्या किया गया, 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट आपका आता है सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भाषा पश्चिमी पंजाबी के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। सिंधी भाषा को यानी कि पश्चिमी पंजाब के दक्षिण क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह सिंधी भाषा कहलाती है और इस भाषा के अंतर्गत 6 बोलियां भी आती हैं। पहला आता है सिरेली, दूसरा आता है डिकोली, तीसरा आता है थरेली, चौथा आता है लाशी, 5वां आता है कक्षी और लास्ट में आपका 6ठा बोली आता है लाठी। तो यानी कि ये जो 6 बोलियां जो है क्या सिंधी भाषा के अंतर्गत आती है और यह भाषा यानी कि ये जो सिंधी भाषा
कहाँ, पंजाब के दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है। आगे कहता है कि भारत के 1981 तक में सरकारी आंकड़े में सिंधी बोलने वालों की संख्या 20 लाख तक है, यानी 1981 के आंकड़े बता रहा है। जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये कितना है, 60 लाख है। यानी कि गवर्नमेंट के रजिस्टर में इस भाषा को बोलने वालों की संख्या 20 है और क्या कहा जाता है, यहाँ पर सिंधी बोलने वालों की संख्या कितना है, यहाँ पर 20 है, लेकिन गवर्नमेंट की आंकड़ा के अनुसार कितना है, 60 लाख है। आगे कहता है बंगला भाषा। कहता है बंगला एक ऐसी भाषा है जिसे मगही अपभ्रंशों और संस्कृतों की शब्द की अधिक मात्रा है। यानी कि बंगला में क्या है, मगही अपभ्रंश और संस्कृत के शब्दों की अधिक मात्रा है। यह भाषा कहाँ बोली जाती है, यह भाषा मुख्य रूप से बंगाल में बोली जाती है। तो ये 10 नंबर हो गया। यानी कि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जितने भी मैं भाषा भी बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग आती है, ये जितने भी मैं भाषा को बता रहा हूँ ये आपका इंडो आर्यन के अंतर्गत आती है। आगे कहता है कि तथा साथ ही साथ यह भाषा, ये जो आपको बंगाली भाषा के बारे में कहता है, तथा साथ ही साथ यह भाषा संस्कृत एवं यह भाषा सरल एवं क्या होता है, मधुर होता है। इसलिए बंगाल साहित्यकारों ने अत्यंत उच्चतर स्तर पर अपना विकास किया। यानी कि इस भाषा का विकास, यानी कि भाषा जो हो गया बंगाली भाषा क्या एकदम सरल और मधुर होता है। यानी कि बोले तो एकदम प्रेम पूर्वक इसको बोला जाता है। 11 नंबर पर आता है उड़िया भाषा। तो ये कहता है कि उड़िया भाषा उड़ीसा की मुख्य भाषा है। इस भाषा में भी मगही अपभ्रंशों का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि देखिए मगही अपभ्रंश लगभग भाषा में अपना योगदान दिया है। कहता है इस भाषा का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। किस भाषा का विकास, उड़िया भाषा का विकास। चूँकि उड़िया भाषा का व्याकरण और उच्चारण अर्जित न होने के कारण परंपरावादी भाषा की संज्ञा इसे दी गई है। क्योंकि इस भाषा का क्या है, ना ही व्याकरण है ना ही इसका पूर्ण रूप से उच्चारण, इसलिए इसको परंपरावादी भाषा की संज्ञा दी गई है। और लास्ट आपका आता है असमिया भाषा। तो असमिया भाषा ये क्या हो गया, यह भाषा असम का मुख्य भाषा है और लगभग उत्तर पश्चिम में इस भाषा का लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं बोलने में असमिया भाषा का। चूँकि यह भाषा भी एक परंपरावादी भाषा है जो कि सदियों से चली आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे 12 द्रविड़म भाषा के अंतर्गत बोलने वाली भाषा, जो कि मैं फिर से ये जो थे ये कितने थे, इंडो आर्यन के अकॉर्डिंग बोलने वाली भाषा। मैंने द्रविड़म बता दिया। यानी कि ये इंडो आर्यन के अकॉर्डिंग बोलने वाली 12 भाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत पहला मैंने आपको बताया हिंदी, दूसरा मैंने आपको बताया उर्दू, तीसरा राजस्थानी, चौथा गुजराती, पांचवा मराठी, छठा बिहारी, सातवां पंजाबी, आठवां हिमालय भाषा, 9वां में आपका आता है सिंधी भाषा, 10वां में आ जाता है बंगला भाषा, 11वां में आ जाता है उड़िया भाषा और लास्ट आपका 12 आता है असमिया भाषा। अब हम लोग देखेंगे द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा क्या है, तो कहता है कि द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। ये इंडो आर्यन के अंतर्गत 12, द्रविड़ के अंतर्गत 4 भाषाएं आती है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा क्या मिला है, मान्यता मिला है, जो कि इस प्रकार से है। द्रविड़ के अंतर्गत पहला आता है तेलुगु, दूसरा आता है तमिल, तीसरा आता है मलयालम और चौथा आता है कन्नड़। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहते हैं तेलुगु के बारे में। तो कहता है तेलुगु एक ऐसी भाषा है जिसे वर्तमान के में केवल आंध्र प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं। यानी कि एट प्रेजेंट में इसको क्या कहा जाता है, मात्र 5 करोड़ लोग बोलते हैं। कहाँ, इसे कहाँ बोलते हैं, इस भाषा को आंध्र प्रदेश में, यानी कि 5 करोड़ लोग बोलते हैं। कहता है कि इसके साथ ही साथ यह भाषा वर्मा, लंका, इंडो चीन में भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो ये था आपका तेलुगु भाषा। यानी कि यह एक ऐसी भाषा है जिसको केवल आंध्र प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग बोलते हैं। इसके साथ ही साथ यह भाषा वर्मा, श्रीलंका, इंडो चीन में भी क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो पहला हो गया द्रविड़ भाषा के अंतर्गत तेलुगु, दूसरा आता है तमिल। तो कहता है कि तमिल
यह भाषा तमिलनाडु एवं दक्षिण भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। इस भाषा को द्रविड़ संस्कृत का प्रतीक माना जाता है। लगभग भारत में वर्तमान समय में इस भाषा को 4 से 5 करोड़ लोग बोलते हैं। किसको? तमिल भाषा को। तीसरा आता है मलयालम। तो कहता है कि मलयालम के अकॉर्डिंग कहता है कि मलयालम के अकॉर्डिंग कहता है कि यह भाषा काल से प्रचलित हुआ मलयालम भाषा 10वीं शताब्दी में तमिल से मिलकर विकसित होना शुरू हुआ। कौन? मलयालम भाषा तथा साथ ही साथ इस भाषा पर संस्कृत का भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। चौथा कहता है कन्नड़ भाषा। कहता है कि यह भाषा केरल के पूर्वी भाग, तमिलनाडु के क्षेत्र, दक्षिण भाग में ज़्यादा बोला जाता है। कौन सी भाषा को? कन्नड़ भाषा को। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। इस भाषा पर भी संस्कृत का अपना क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो ये जो था 4 आपका क्या था? द्रविड़ भाषा। तीसरा नंबर पर आते हैं आष्टिक भाषा। क्या है आष्टिक भाषा? तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। कहता है कि भारत में आष्टिक भाषा बहुत समूह में विभाजित है। मध्य और पूर्वी भारत में मुंड और कोल भाषा बोली जाती है। मुंडा भाषा की बोलियों में मुंडेरी, संथाली, हो, हरिया, भूमिज, वीरहेर, कोखा, कोरकू इत्यादि मुख्य है तथा भारत के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में खासी, जयंतिया नाम की भाषाएं आष्टिक भाषा में क्या की जाती है? बोली जाती है। तो यह था आष्टिक भाषा के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका आता है तिब्बती एवं चीनी भाषा 4 नंबर पर। तो कहता है कि हम सभी को यह जानते हैं कि भारत में बोली जाने वाली तिब्बती चीनी भाषाओं में मुख्य रूप से 3 भाषाएं आती है। पहला आता है मणिपुरी, दूसरा आता है मेवाड़ी और तीसरा आता है लेप्चा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं मणिपुरी के बारे में। कहता है कि यह भाषा मणिपुर राज्य में बोली जाती है तथा इस भाषा की लिपि बंगला है। मणिपुरी भाषा मणिपुर में बोला जाता है और इसकी भाषा लिपि क्या है? बंगला है। मेवाड़ी के अंतर्गत कहते हैं कि इस भाषा को वही लोग बोलते हैं जो नेपाल में से आकर भारत में बसे हैं। यानी कि जो व्यक्ति नेपाल से आकर भारत में बसे वो क्या बोलते हैं? मेवाड़ी भाषा बोलते हैं। इस भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 2000 है। इस भाषा की लिपि क्या है? ब्रह्मी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहता है लेप्चा। यह भाषा सिक्किम, दार्जिलिंग, नेपाल से सटे हुए कुछ हिस्सों में बोली जाती है। किस भाषा को? लेप्चा भाषा को। नेक्स्ट आता है छोटी भाषाएं। कहता है कि छोटी भाषाएं वे भाषाएं जो भारत के कुछ हिस्सों में जैसे अंडमान निकोबार तथा दामन तथा यहाँ पर कहता है कि दामदीव, गोवा के क्षेत्र में बोली जाती है। यह छोटी भाषाएं कहती है जैसे निकोबारी, फारसी, फ्रेंच, अरबी, अंग्रेजी इत्यादि छोटी भाषा के अंतर्गत आपका आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको भाषा तथा भाषाई परिवार के बारे में हमने पढ़ाया, जिसके अंतर्गत हमने आपको भाषा को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका था इंडो आर्यन, दूसरा था द्रविड़न भाषा और तीसरा आपका था आष्टिक भाषा। ये तीनों के बारे में मैंने बताया और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इन तीनों भाषाओं के अंतर्गत यानी भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती है और कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, किस भाषा का उदय कब हुआ और किस भाषा की लिपि क्या है। मैंने ये सारी चीज़ को आपको पूर्ण रूप से डील कर दिया। अब मेरी आप लोगों से यह गुजारिश है कि अगर किसी को भी अगर मेरी इस वीडियो में कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।